नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपके बहुत सारे डाउट्स थे कि जो वर्तमान में रशिया और यूक्रेन का संकट चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या है, ये कब से शुरू हुआ था, नाटो के बारे में, यूएसएसआर के विघटन के बारे में, यूएसएसआर और अमेरिका का क्या विवाद था और कब यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम आज आए हैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में। हम अब अपने बीच एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहेंगे जिन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर महारत हासिल की है। सर की स्पेशलाइजेशन है जियोपॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रोफेसर नवीन कुमार जी का, जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहूँगा ताकि आप सभी के जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब दिए जा सके और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि अभी इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या चल रहा है और रूस और यूक्रेन के इस लड़ाई के बीच में भारत का क्या स्टैंड है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नवीन कुमार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने पिछले लगभग 20-22 दिनों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत अत्यधिक स्तर पर प्रभावित किया है और एक प्रकार से बदल भी दिया, और वह विषय है वर्तमान का रूस और यूक्रेन का विवाद। और रूस यूक्रेन विवाद जो बेसिकली पहले भी दोनों देशों के बीच हो चुका है 2014 में, 15 में। उससे पहले जो है यूक्रेन सोवियत संघ का अंग हुआ करता था। तो वर्तमान संदर्भ को, वर्तमान परिस्थितियों को समझने से पहले थोड़ा सा इस विवाद का संदर्भ समझ लेना जरूरी हो जाता है। और इस विवाद का जो एक संदर्भ है वह है शीत युद्ध की समाप्ति और उसके पश्चात अमेरिका का विश्व राजनीति में वर्चस्व और नाटो की भूमिका। अब शीत युद्ध एक ऐसा दौर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जिसने विश्व राजनीति को न सिर्फ दो धड़ों अमेरिका और सोवियत संघ में बांटे रखा, बल्कि लगभग 45 वर्षों तक विश्व राजनीति को अपने इर्द गिर्द स्थापित रखा और दो ब्लॉक्स में विश्व का विभाजन वैचारिक रूप से शीत युद्ध के दौर में माना जाता है। पाश्चात्य गुट अमेरिका, पूंजीवादी गुट अमेरिका के समर्थन में, और दूसरा साम्यवादी गुट जो है सोवियत संघ के समर्थन में। तो 1991 में औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। और शीत युद्ध की समाप्ति एक ऐसा महत्वपूर्ण घटना थी, एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी विश्व राजनीति की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया। और उसका सबसे बड़ा कारण था सोवियत संघ का विघटन, इसके साथ साथ शीत युद्ध की समाप्ति और अमेरिका का एक विश्व महाशक्ति के रूप में उदय। या उन दिनों कहा गया अमेरिका के लिए कि अमेरिका शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ। दूसरा जो इस वर्तमान संकट का जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है और विशेष रूप से रूस की तरफ से जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, वो है नाटो की भूमिका। अब नाटो एक सैन्य संगठन है। 1949 में इसे बनाया गया था अमेरिका और उसके जो पाश्चात्य पश्चिमी यूरोपियन जो देश थे उनके द्वारा। तो नाटो का उद्देश्य था सोवियत संघ के सैन्य विस्तार को बढ़ने से रोकना, और इस नाटो का प्रभाव कम करने के लिए या उसे काउंटर करने के लिए सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया था, जो एक प्रकार से सैन्य संगठन था, मिलिट्री ब्लॉक्स था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात वार्सा पैक्ट खत्म हुआ, लेकिन नाटो ज्यों का त्यों बना रहा। आज भी नाटो जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक भूमिका बनाए हुए है। तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो सबसे बड़ी चिंताएं विशेष रूप से रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से चिंताएं निरंतर व्यक्त
की जाती रही हैं। और इसीलिए गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और जिनके समय में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, और गोर्बाचेव ने कहा था कि विश्व जो है एक नई विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तो गोर्बाचेव ने भी अमेरिका की तरफ से बेसिकली डिमांड किया था कि एक लीगल गारंटी रूस को दी जाए, एक कानूनी वायदा किया जाए कि जो है नाटो का रूस की ओर पूर्वी क्षेत्र की ओर जो है उसका विस्तार नहीं हो। ये निरंतर मांग की जाती रही है। और आज के वर्तमान यूक्रेन रूस संकट का एक इंपॉर्टेंट पहलू नाटो की भूमिका भी है, क्योंकि जॉर्जिया, यूक्रेन, इन देशों को जो है नाटो ने अपनी सदस्यता प्रदान करने के लिए सहमति दी थी। 2008 का जो बुडापेस्ट का नाटो समिट माना जाता जॉर्ज बुश के समय, उसमें ये अश्योर किया गया कि नाटो के दरवाजे जो है जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे देशों के लिए खुले रहेंगे, उस पर कोई अंकुश नहीं होगा। और ये जो बात है नाटो का रूस की पूर्वी सीमाओं की ओर विस्तार, खास तौर से उन राष्ट्रों का, उन देशों का नाटो में मिलना जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, मेरे लिहाज से ये बात कतई भी रूस को स्वीकार नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषक, इंक्लूडिंग जिनमें कुछ अमेरिकन विद्वान भी शामिल हैं, वो बार बार ये मांग करते रहे हैं, वो ये बात कहते रहे हैं कि नाटो का रूस की पूर्वी सीमाओं की ओर विस्तार या नाटोज ईस्टवर्ड एक्सपेंशन वो एक बहुत बड़ा कारण है, ना कि रूस या प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रणनीति। 2014 का यदि उदाहरण लें, 2014 और 15 का जो पुनः एक बार यूक्रेन में और जो है नाटो और जो अमेरिका था और रूस में जो है इसी मुद्दे को लेकर तनातनी हुई थी। 2014-15 में विक्टर यानुकोविच, जो प्रो रशिया माने जाते हैं, उनके खिलाफ जो है वहां यूक्रेन में रेबल्स ग्रुप्स जो हैं, जो विद्रोही जो समूह हैं, उनको जो है सपोर्ट किया गया अमेरिका द्वारा, नाटो देशों के द्वारा, और यूक्रेन में फिर एक प्रकार से सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां तो इस वर्तमान संकट की जड़ें, संक्षेप में जो मेरा मुख्य बिंदु है वो ये है कि इस संकट की, वर्तमान में इस रूस यूक्रेन संकट की एक प्रमुख वजह, एक प्रमुख कारण नाटो का रूस की सीमाओं की ओर विस्तार कहा जा सकता है। और शीत युद्ध की समाप्ति के समय नाटो के 16 सदस्य थे, आज उनकी संख्या बढ़कर लगभग 30 के आसपास हो गई है। तो ये रूस के लिहाज से, रूस के दृष्टिकोण से ये कतई भी ये रूस को स्वीकार नहीं है कि नाटो का उसकी सीमाओं की ओर विस्तार हो। ये इसका एक पहलू है। दूसरा, इस संकट की व्याख्या वो हमें मिल सकती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत से। अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी सिद्धांत, रियलिस्ट थ्योरी जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, रियलिस्ट थ्योरी इस संकट की एक अलग व्याख्या देता है। और रियलिज्म, यथार्थवाद, ये मानता है कि जब ऐसी दुनिया में राष्ट्र राज्य अपने आप को संचालित कर रहे हैं जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, तो ये जरूरी हो जाता है हर राष्ट्र राज्य के लिए कि वो अपनी राष्ट्रीय शक्ति का जो है विस्तार करे या उसको अधिक से अधिक विकसित करे, ताकि उसे किसी दूसरे राष्ट्र पर ना निर्भर रहना पड़े। और इस वर्तमान संकट की बड़ी अच्छी व्याख्या अमेरिका के 2 प्रसिद्ध यथार्थवादी लेखकों, शिकागो यूनिवर्सिटी के जॉन मेर्शाइमर और स्टीफन वॉल्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्यापक हैं, उनके द्वारा दी गई है। और स्टीफन वॉल्ट ने 19 फरवरी 2022 को मशहूर अंतरराष्ट्रीय मामलों की पत्रिका फॉरेन पॉलिसी, उसमें लेख भी लिखा है जिसका टाइटल है लिबरल इल्यूजन्स कॉज्ड द यूक्रेनियन क्राइसिस, की जो अमेरिका और जो उसके सहयोगियों की जो ये उदारवादी भ्रांतियां हैं वो इस
वर्तमान संकट का प्रमुख कारण है। और उनका मुख्य तर्क ये है कि अमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं और नाटो सदस्य देशों ने शीत युद्ध के बाद ये मान लिया कि यथार्थवाद पूर्ण रूप से अप्रासंगिक हो चुका है। ये उनका एक बहुत बड़ी भ्रांति थी। दूसरा कारण स्टीफन वोल्ट्स का जो दूसरा प्रमुख तर्क है इस आर्टिकल में, वो ये है कि वोल्ट्स के अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत पश्चात अमेरिका और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं, उसके जो मित्र राष्ट्र हैं, उन्होंने ये अवधारणा प्रचलित करी कि शीत युद्ध के पश्चात जो है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति तो रह ही गया, लेकिन इसके साथ साथ एक उदारवादी, एक लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, उसकी स्थापना हुई। और इस लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की 3 प्रमुख शाखाएं हैं जो अमेरिका और उसके सहयोगी देश मानते रहे हैं कि इनसे जो है यथार्थवाद बिल्कुल अप्रासंगिक। और वो है, पहला है लिबरल डेमोक्रेसी का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। दूसरा है पूंजीवाद का विस्तार। और तीसरा है जो कारण है वो ये है कि ईयू जैसी जो संस्थाएं हैं या नाटो जैसे जो संगठन है, उनका अधिक से अधिक विस्तार। तो ये स्ट्रैटेजी, जिसे मर्शाइमर लिबरल हेजेमनी का नाम देते हैं, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली अमेरिकी विदेश नीति का एक प्रमुख घटक रही है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ पहलू है वो है रशिया जैसी शक्ति का एक प्रकार से घेराबंदी, कंटेनमेंट। और ये शब्द मशहूर हुआ था शीत युद्ध के दौर में, जब फेमस एक्स आर्टिकल 1949 में अमेरिकी एम्बेसडर जो जॉर्ज कैनन थे, उन्होंने लिखा था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में। तो उस कंटेनमेंट की अवधारणा बेसिकली आज भी कहीं ना कहीं शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की दुनिया में भी अमेरिकी विदेश नीति निर्माताओं को जो है प्रभावित करती रही है। और उनका ये मानना है कि यदि जितना अधिक नाटो जैसे सैन्य संगठन का विस्तार रूस की ओर होएगा, उतना अधिक जो है रशिया की जो शक्ति है या जो रशिया का जो चैलेंज है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वर्तमान संकट के पीछे जो अमेरिकी प्रतिबंध है, जो सैंक्शंस हैं रूसी प्रेसिडेंट पुतिन पर और विदेश मंत्री सर्जियो लावरोव पर और दूसरी अन्य रशियन कंपनियों पर या बैंकिंग सिस्टम पर, तो अमेरिका और उसके जो मित्र देश है, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो देश हैं, इटली जैसे देश, उन्होंने रूस की इस कार्यवाही के लिए जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। और उनका ये मानना है कि आर्थिक प्रतिबंधों के सहारे रूस को पूरी दुनिया से अलग थलग किया जा सकता है। तो दूसरा पहलू ये अमेरिकी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, जिसका एक जो इस संकट का एक बड़ा स्तंभ है, मुख्य कारण है। अब तीसरा फैक्टर जो इसमें है वो है द्विपक्षीय स्तर पर यूक्रेन और रूस के संबंध। और उनमें आजकल एक बहुत बड़ा इश्यू, चर्चा का विषय बना हुआ है। 21 फरवरी को प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास जो रीजन है, जो क्षेत्र है रशिया का, यूक्रेन का, जिसमें रशियन भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो इन 2 क्षेत्रों को जो है रूस ने मान्यता दी। वो एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है 21 फरवरी को। और फिर 24 फरवरी को रूस ने इसे स्पेशल मिलिट्री एक्शंस का नाम दिया कि रूस की यह कार्यवाही एक विशेष प्रकार का सैन्य अभियान है यूक्रेन को डीमिलिटराइज करने के लिए और यूक्रेन को डीनाजिफिकेशन करने के लिए। ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मुख्य कारण बताया है। तो आज 19वां दिन लगभग इस पूरे के पूरे संकट का जो है हो चुका है। निरंतर युद्ध छिड़ा हुआ है रूसी सेनाओं के बीच और यूक्रेन की जो सेनाएं उनके बीच, और जो है और गहरे आर्थिक जो है वैश्विक आर्थिक संकट की ओर ये विवाद जो है दुनिया को धकेल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इस विवाद का कूटनीति बातचीत के माध्यम से हल निकाल लिया जाए। तो वर्तमान में जो है हालात वो बड़े टेंस हैं।
भारत ने अपनी एम्बेसी को जो है कीव से पोलैंड में शिफ्ट कर दिया है और भारत ने, आप सब जानते हैं, भारत पर भी इस संकट का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारतीय जो विदेश नीति के जो निर्माता हैं, विदेश मंत्री या प्राइम मिनिस्टर मोदी या विदेश सचिव, उन्हें निरंतर पश्चिमी देशों के कॉल आते रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और इवन जर्मनी जैसे देश निरंतर कहते रहे हैं कि आप जो है इन रशियन एक्शंस की कंडेम कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए। और भारत ने फिर भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए जो है तीनों बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो रूसी जो हमले का एक विरोधी प्रस्ताव लाया गया अमेरिका और दूसरे देशों के द्वारा, उससे निरंतर अपने आप को अलग रखा। और ये एक बड़ा जो है कठिन चैलेंज, चुनौती था भारतीय विदेश नीति के लिए कि किस प्रकार से संतुलनकारी भूमिका निभाई जाए। एक तरफ अमेरिका जैसे देश जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, यूरोपियन ईयू के देश, जर्मनी जैसा देश, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जैसा देश, जिनको हम एक रेजिडेंट इंडो पैसिफिक पार्टनर मानते हैं, और वहीं दूसरी ओर रूस जैसा देश जिसके लिहाज से भारत के अपने महत्व, अपने सामरिक महत्व है। रूस तकनीक का लगभग 60% से अधिक साजो सामान हम रक्षा उपकरणों में यूज करते हैं। रूस भारत का एक स्थायी मित्र है, निरंतर भारत के साथ उनके संबंध अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान 1971 के जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ जो भारत की हुई थी, उससे पहले भी हमने और सोवियत संघ ने जो है संधि किया था। सोवियत संघ निरंतर भारत को सैन्य सहायता प्रदान करता रहा है। कश्मीर मामले पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बायलैटरल रिलेशनशिप का, कश्मीर मामले पर निरंतर जो है रूसी समर्थन भारत को संयुक्त राष्ट्र या फिर द्विपक्षीय मंच या फिर बहुपक्षीय मंचों पर निरंतर मिलता रहा है। तो इस लिहाज से रूस की प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और वर्तमान में भारत, हम जो है रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का डील कर चुके हैं, उसका एक कंसाइनमेंट आ चुका है और बाकी पर प्रगतिशील जल्दी से जल्दी डिलीवरी पर बातचीत चल रही है। तो इसीलिए रूसी जो सैन्य उपकरण है, जो रूसी जो सैन्य सहायता है, उस पर हमारी निर्भरता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ हम रूस के साथ दूसरे मंचों पर सहयोग करते हैं, चाहे वो ब्रिक्स फॉर्मूला हो या फिर रिक फॉर्मूला हो या फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो। ये सारे के सारे मामले ऐसे हैं जो भारत और रूस की दोस्ती को एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान करते। तो मेरे लिहाज से ये एक सही निर्णय था कि भारत ने ये संयुक्त राष्ट्र में भी ये बात कही कि जो है इस वोट से एब्सटेन रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि जो है हम समस्या का समाधान नहीं चाहते, बल्कि भारत डिप्लोमेसी और डायलॉग को एक अवसर देना चाहता और ये मानता है कि जो इस विवाद में जो संलिप्त देश हैं उनके अपने राष्ट्रीय हितों का सम्मान किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ डायलॉग, कूटनीति और बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। तो ये हमारी एक बड़ी भूमिका है और इसीलिए जो है हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में बार बार तीनों जो है मतदान से, प्रस्ताव से अपने आप को अब्सटेन किया। और भारत इस दिशा में चीन के साथ था, संयुक्त अरब अमीरात के साथ था और यूनाइटेड टर्की जैसा कंट्री, पाकिस्तान जैसा कंट्री जिन्होंने अपने आप को इस प्रस्ताव से अलग रखा। तो ये इसका जो है 3 मुख्य आधार थे कि क्या इस विवाद का संदर्भ है, कौन कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं और भारत की राष्ट्रीय रणनीति के हिसाब से, विदेश नीति के नजरिए से हमारे क्या है। तो ऑपरेशन गंगा हमने जो है अपने विद्यार्थियों को और जो भारतीय जो नेशनल्स हैं, नागरिक जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको हम निरंतर जो है सहयोग दे रहे हैं। और ऑपरेशन गंगा विदेश मंत्रालय ने जो है वहाँ पर संचालित किया, जिसके माध्यम से भारत यूक्रेन में फंसे विद्यार्थियों को वापस भारत लाया गया है। तो वर्तमान में भी हालात जो है काफी गंभीर और उम्मीद की जाती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही जो है यूक्रेन और रशिया दोनों आपस में जो है बैठकर बातचीत, डिप्लोमेसी के सहारे इस विवाद का हल निकाले। और यूक्रेन के लिए मेरे लिहाज से एक सबसे अच्छा विकल्प ये रहेगा कि यूक्रेन एक न्यूट्रल स्टेट रहे, एक तटस्थ देश रहे, एक निष्पक्ष देश रहे, ना तो रशिया की ओर झुकाव हो, ना ही जो है नाटो का सदस्य। और ऑलरेडी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि हम जो है
नाटो की सदस्यता नहीं ले रहे। तो अंत में मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही जो है इस विवाद का, इस संकट का शांतिपूर्ण कूटनीतिक रास्ते से हल निकाल लिया जाए और दोबारा से जो है यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है, जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जो तबाही हुई है, उसको जो है दोबारा से यूक्रेन को पुनर्स्थापित किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।